द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राय उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी आज की फैकल्टी रही हैं। भी हमारे बीच में सहगल जी उपस्थित हैं जो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, और शीतल बासुपिया जी उपस्थित हैं, वे सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट है, हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है। शीतल नहीं है क्या? शीतल बासुपिया नहीं, सहगल जी आ गए। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभी तो हम लोग चर्चा कर रहे थे सेल की और उसके स्ट्रक्चर की और टिश्यूज की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं चाइनीज एक्यूप्रेशर, जो हम लोगों ने पिछली बार किया था, पिछले बार जो है, और हम लोगों ने बताया था कि चाइनीज दर्शन क्या है, और उस दर्शन के संबंध में हम लोगों ने बताया था कि कैसे हम लोग ये शेयर हो रहा ना। हाँ, इसमें हम लोगों ने बताया था कि चाइनीज दार्शनिक थे, तो उन्होंने चाइनीज दार्शनिकों ने दो कंसेप्ट दिए। उन्होंने कहा कि समस्त ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं उन 5 तत्वों के आपसी संयोग का परिणाम है। यानी 5 तत्व संयोग करेंगे तभी आपका मानव जीवन, हम मानव जीवन की बात कर रहे हैं, और तो जीव समूह है, उन सब जीवों में 5 तत्व हैं। उन्होंने कास्ट कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रथम ये है, लेकिन उन्होंने कहा कास्ट कहा, फिर फायर कहा, फिर उन्होंने कहा अर्थ कहा, फिर मेटल और फिर जल, और कहा इन्हीं 5 तत्वों के आपसी संयोग से बनेगा। किसी में, जैसे हम लोग सब हैं, किसी में जल तत्व अधिक है, किसी में पृथ्वी तत्व अधिक है, किसी में मेटल तत्व अधिक है, किसी में वुड तत्व अधिक है, किसी में फायर तत्व अधिक है, लेकिन सबके पास ये तत्व होंगे, परसेंटेज अलग अलग हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि एक मेरिडियन कंसेप्ट, जो अगर उन्होंने कहा कि एक शरीर है, उस शरीर के साथ, एक भौतिक शरीर के साथ साथ वो पराभौतिक शरीर, जिसको ऊर्जा शरीर कहा उन्होंने, ऊर्जा शरीर जुड़ा हुआ है, और ये ऊर्जा शरीर जो बीमार पड़ता है, इन्हीं तत्वों के आपसी संयोग के परसेंटेज के बैलेंसिंग के सिद्धांत के आधार पर, कि बैलेंस नहीं हुआ तो इनबैलेंस जब होता है ऊर्जा शरीर में, तो मानव शरीर जो आपका भौतिक शरीर बीमार पड़ता है। अब ये ऊर्जा आती कहाँ? ऊर्जा आने के सिद्धांत बता दिए। ऊर्जा 3 तरह से आती है। एक आपके पूर्व जन्म की ऊर्जा, जो माता पिता से मिलती है और ईश्वर से मिलती है, ये एक ऊर्जा कंबाइंड होकर के आपको किडनी में हो जाती है। दूसरी ऊर्जा उन्होंने कहा पार्थिव ऊर्जा, जो पृथ्वी में स्थित पदार्थ हैं, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे आपका खाने पीने के हो, इन सब के, मतलब वनस्पतियां हो, इन सब से जो ऊर्जा मिलती है वो हमारी पार्थिव ऊर्जा है। और तीसरी ऊर्जा उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की ऊर्जा 2-2 घंटे के अंतराल में आपको सर्वाधिक मिलती है, और उसका उन्होंने अलग से डिस्क्रिप्शन दिया कि वो एक ऑर्गन क्लॉक बताया, और ऑर्गन क्लॉक पे हम लोग बात करेंगे। फिर कहा कि मेरिडियन मार्ग, ये जो मेरिडियन है, ये ऊर्जा प्रवाह पथ है, ऊर्जा को जाने का एक तरीका है, एक रास्ता है। तो उसको उन्होंने कहा ये अव्यक्त है, दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन ये है, जाती है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये मेरिडियन, उनको मेरिडियन कहा उन्होंने। और मेरिडियन के सिद्धांत कहा कि मेरिडियन आर द मीन्स बाय विच मैन इज क्रिएटेड, मनुष्य का जन्म इन्हीं से हुआ है। मेरिडियन आर द मीन्स बाय विच मैन डिजीज अराइजेज, कोई शरीर के अंदर बीमारी पैदा होती तो इन्हीं कारण होती है। एंड द मीन्स बाय विच डिजीज अकर्स, बाहर से अगर आती है पैथोजेनिक फैक्टर से, तो इन्हीं रास्तों से आती है। एंड द मीन्स बाय विच मैन इज क्योर्ड, बीमारी भागती है तो इन्हीं रास्तों से भागती है। फिर उन्होंने कहा कि इन यांग का सिद्धांत, उन्होंने कहा कि 8 सिद्धांत हैं, ये इन यांग के ही रिप्रेजेंटेटिव सभी 8 सिद्धांत, इन यांग 2 सिद्धांत हैं, उनके आधार पर है। प्रकृति ने अपने को 2 रूप में प्रकट किया, और एक रूप को कहा इन और एक रूप को कहा यांग। एक ऊर्जा चली गई, प्रकृति की ऊर्जा नीचे की ओर संघनित हुई, और उसने पृथ्वी तत्व का निर्माण किया, और जो ऊपर वाली चली गई वो यांग शक्ति थी, और उसने स्वर्ग की रचना किया, और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में मनुष्य का जन्म। अब
हम लोगों ने कहा कि ये 8 निर्देशक सिद्धांत पढ़े, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग आ रहे थे इन यांग के, उनमें फिर उन्होंने जो 12 ऑर्गन थे, 12 ऑर्गन में 2 ऑर्गन ऐसे थे जो पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर, जो ऑर्गन नॉर्मली मॉडर्न साइंस में डिफाइन नहीं किए जाते हैं। पेरिकार्डियम को कुछ हद तक माना जा सकता है क्योंकि वो दिस इज द कवरिंग ऑफ हार्ट, इसलिए हार्ट का चूंकि पेरिकार्डियम, हार्ट को मॉडर्न साइंस मानती है ऑर्गन, तो उसका पेरिकार्डियम एक ऑर्गन हो सकता है। लेकिन ट्रिपल वार्मर इज ए कंसेप्ट एस्टेब्लिश्ड बाय चाइनीज थ्योरी, क्योंकि ऐसा ट्रिपल वार्मर कंसेप्ट कहीं मॉडर्न साइंस में नहीं दिखाई पड़ता। तो ये क्या है, उन्होंने कहा पेरिकार्डियम, और ये दोनों पेयर ऑर्गन है। कौन हस्बैंड है कौन वाइफ, इस पर मत पढ़िएगा, बस 2 चीजें हैं, हमेशा बोलिएगा कि ये एक हॉलो ऑर्गन है और एक सॉलिड ऑर्गन। क्या होगा, इन होगा, क्योंकि इन जो है स्ट्रक्चरल, अंदर का स्ट्रक्चर है, पोटेंशियल एनर्जी है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी है यांग ऊर्जा के रूप में। तो इसलिए हमेशा समझिएगा। चलिए अब हम लोग आगे आ रहे हैं। कम अधिक हम लोग पढ़ चुके थे, अंदर बाहर से हो चुके थे, उष्ण शीत कर चुके थे, यहाँ तक आ चुके थे हम लोग ना। पंचतत्व में पढ़ चुके थे, उनके रिलेशनशिप पढ़ चुके थे हम लोग कि भाई रिलेशनशिप क्या है उनका। तो यानी जैसे घर में परिवार में आप रखते हैं, कोई मदर फादर, उनके बेटे, और इस तरह 5 पीढ़ियों का, इसमें तीन तरह के अगर हों तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको मान सकते हैं कि 5 पीढ़ियां हैं, एग्जिस्ट करती हैं। एक पोता है, कोई पोते का बेटा है, और कोई पिता का पिता है। तो इस तरह आप 5 और इसमें रख सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ा रहे थे। अब ये सृष्टि के मूलभूत तत्व, 5 तत्व आपस में एक दूसरे के सृजन के लिए जिम्मेदार है, यानी एक दूसरे का सृष्टि करते हैं। वन इज द फादर ऑफ अनदर, wood is the father of fire, fire is the father of earth, earth is the father of metal, and metal is the father of water, and water is the father of wood। इस रूप में तो ये जो, अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये जो चित्र एक डायरेक्शन आपको पूरी परिधि में, पूरी सरकमफेरेंस में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक तीर दिखाई दे रहा है, एरो। ये एरो बता रहा है कि ऊर्जा का ये क्रम है, ऊर्जा का ये फ्लो है, फ्लो चार्ट है। ऊर्जा आपको वाटर से वुड की ओर, वुड से फायर की ओर, फायर से अर्थ की ओर, अर्थ से आपकी मेटल की ओर, मेटल से आपको वाटर की ओर जा रही है। दिस इज द फ्लो। तो ये बता रहा है, दिस इज क्रिएशन साइकिल बता रहा है। कह रहा है कि वुड क्रिएट्स फायर, फायर क्रिएट्स अर्थ, अर्थ क्रिएट्स मेटल, मेटल क्रिएट्स वाटर, एंड वाटर क्रिएट्स वुड। दिस इज द कंसेप्ट। नाउ सेकंड कंसेप्ट क्या है, उन्होंने अंदर की ओर तीर बताया। देखिए अंदर की ओर तीर बनाए हुए हैं, अंदर की ओर तीर बनाए हैं ना, देखिए सब लोग दिखाई पड़ रहा है। शीतल बासु जी सर, जी सर, हाँ जी सर। इनमें देखिए, ये देखिए हुआ है किडनी को उन्होंने किया हुआ है। यानी अगर फायर को नष्ट करना हो, फायर को कम करना हो, तो उसका कंट्रोलर कौन होगा, किडनी। कैसे होगी, यानी किडनी के पहले फादर कौन है, किडनी का वो फायर का फादर कौन है, वुड, और वुड का फादर कौन है, किडनी। देखिए यही तो है ना, किडनी का बेटा लीवर, लीवर का बेटा हार्ट। तो यानी किडनी इज द ग्रैंडफादर ऑफ हार्ट, किडनी इज द ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, जो भी कह लीजिए, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हार्ट। दिस इज रिलेशनशिप। तो यानी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक के पहले वाला वही कंट्रोलर है। फिर क्या है, देखिए दूसरा तीर वुड से अर्थ की ओर गया हुआ है। तो अर्थ का फादर कौन है, अर्थ का फादर है फायर, और फायर का फादर है वुड। तो यानी वुड जो है वुड इज द ग्रैंडफादर ऑफ अर्थ, वुड इज द ग्रैंडफादर ऑफ अर्थ। तो ये एक को छोड़ गया। फिर उसमें अर्थ देखिए, अर्थ से गया है और किडनी की ओर, यानी अर्थ के बाद अगर आप मेटल फादर है, अर्थ फादर है मेटल का, मेटल फादर है वाटर का, तो यानी अर्थ इज द ग्रैंडफादर ऑफ किडनी और वाटर। दिस इज रिलेशनशिप। तो इस रिलेशनशिप में तीर के निशान बने हुए हैं।
ये कंट्रोल साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पंच तत्व के सिद्धांत कैसे इसको उन्होंने कहा कि देखिए, यहां देखिए, उन्होंने कहा कि अगर पृथ्वी को घेरना हो तो आप वहां पर वृक्ष लगा दीजिए तो पृथ्वी का आयतन घट जाएगा, तो इस पृथ्वी को कंट्रोल करने की क्षमता हो गई। अगर अग्नि बढ़ी हुई है तो आप जल बढ़ा दीजिए तो अग्नि कम हो जाएगी। फिर अगर जल कहीं बढ़ा हुआ हो तो आप अर्थ से मेड़ बना दीजिए तो जल को रोका जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर वुड है तो उसको मेटल की कुल्हाड़ी से आप काट सकते हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप में उन्होंने कंट्रोल साइकिल का रचना किया। अभी कहा 5, देखिए 5 उनका वो सृष्टि के मूलभूत तत्व एक दूसरे के सृजन के लिए, मतलब क्रिएशन साइकिल है। इन तत्वों में आपस में नियंत्रित करने की क्षमता है, यानी कंट्रोल साइकिल की बात कर रहे हैं। तीसरा उन्होंने कहा शरीर में विद्यमान महत्वपूर्ण अवयव ऑर्गन, अवयव माने ऑर्गन, ये महत्वपूर्ण ऑर्गन क्या है, अपनी नेचर के अनुसार शरीर में इन और यांग बलों के दृष्टिकोण से मूलभूत तत्वों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दे रिप्रेजेंट, दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, कोई ऑर्गन्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी एलिमेंट को। जैसे लीवर एलिमेंट, लीवर जो है एक ऑर्गन है, रिप्रेजेंट कर रहा है वुड को, तो उसके लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों अपने नेचर के अनुसार दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसका, वुड का, लेकिन दोनों का नेचर अलग है, एक इन है और एक यांग है। उसी तरह पंच तत्व सिद्धांत जो ये 5 एलिमेंट थ्योरी है, इसके अनुसार इन और यांग के दृष्टिकोण से एक तत्व के प्रतिनिधि इन और यांग, तो नोट कर लीजिएगा, इन और यांग अवयव आपस में भी ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल, एक घर में मदर और फादर दोनों रह रहे, लेडी भी है और जेंट्स भी हैं, दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है। अब दोनों के पास अगर पैसा किसी के पास कम हो तो दूसरे को ट्रांसफर कर देगा, दूसरे के पास अधिक हो तो जिसके पास कम होगा उसको दे देगा। तो ये जो नेचर है, ये नेचर हमने वहीं से लिया है। तो ऐसे नेचर कहां से लिया है, प्रकृति से लिया है। तो प्रकृति में ये भी है कि और इन यांग है, एक ही एलिमेंट का, मान लीजिए लीवर में और गॉल ब्लैडर में है, तो लीवर और गॉल ब्लैडर आपस में भी ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हैं। हार्ट और एसआई आपस में ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हैं। लंग्स और एलआई आपस में ऊर्जा का जो आदान प्रदान कर सकते हैं। फिर कहा सूर्य की किरणों में विद्यमान विभिन्न रंगों के आधार पर इन 5 तत्वों को ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। तो यानी अगर हर एलिमेंट की एक ऊर्जा है और हर एलिमेंट का एक कलर है, तो अगर वो कंट्रोल साइकिल के हिसाब से यूज करेंगे तो वो कंट्रोल करेगा, और अगर वो अपने साइकिल के हिसाब से यानी अपना रंग यूज करेगा तो वो रंग अपना बढ़ाएगा, अपना रंग हमेशा टोनिफाई करेगा। जैसे आपके पास कोई मूलभूत गुण हो तो आपका, मान लीजिए आप बहुत अधिक पढ़ाई करने वाले हो, तो विद्वान हो, तो आप जितना पढ़ेंगे तो ये पढ़ाई आपको ज्ञान को बढ़ाएगी, तो आपकी ऊर्जा और बढ़ेगी। तो वैसे ही यहाँ भी है कि जो रंग उसका है वो रंग उसकी उस ऑर्गन की ऊर्जा को बढ़ाएगा, लेकिन उसका कंट्रोल कौन करेगा, जो कंट्रोल साइकिल के हिसाब से जो ऊर्जा होगी या रंग होगा वो कंट्रोल करेगा। इन 5 मूलभूत तत्वों की अपनी ऊर्जाएं हैं और इन ऊर्जाओं के आधार पर शरीर के एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है। तो ये इसी आधार पर हम लोग का तो इन्होंने कहा जैसे कास्ट है, वुड है, उसकी विंड है ऊर्जा, उसका रंग हरा, पूरा हम लोग बता चुके हैं। इनके आधार पर सबका वो है। जल में नीला काला दोनों यूज होता है, नीला भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक भी यूज कर सकते हैं। अब जल, अब हम लोग पहले बता चुके हैं जल कास्ट का होता है, वैसे हो, ये तो सृजन वाला हो, क्रिएशन साइकिल हो गया। फिर 6 ऊर्जाओं का अपना विशेष रंग है, ये भी हो गया। नाउ अब देखिए चाइनीज में, अब जब हम लोगों ने पूरे शरीर को नापा तो हम लोगों ने कहा कि भाई हमारे 6 इन मेरिडियन है और 6 यांग मेरिडियन है, और हमारे 2 जो है 2 कंट्रोलिंग है। तो इन और यांग, तो इनके जो कंट्रोलर के लिए कहा, उसमें हम लोगों ने कहा कि उसकी भी एक कंट्रोलर है जिसको नाम हम लोग दिया
कंसेप्शन वेसल मेरिडियन, और यांग को हमने कहा कि गवर्निंग वेसल मेरिडियन। तो दो मेरिडियन अलग से हो गई जो आपके शरीर के बिल्कुल बीचों बीच भाग से जाती हैं, शरीर के आगे के भाग से जाती है इन, और पीछे यांग भाग से जाती है। अब आगे इन यांग बताएंगे। अब हम लोगों ने एक और चीज कही थी, यहीं पे समझ लीजिए। हम लोगों ने कहा था कि इन और यांग, अब इन यांग को अगर नॉर्मल आप बताएं तो कैसे बताएंगे? तो शरीर का पृथ्वी तत्व को हम लोगों ने क्या कहा था? इन कहा था कि यांग। इन ऊर्जा कहाँ गई थी? पृथ्वी की ओर गई थी कि आकाश की ओर? शीतल मैडम, पृथ्वी की ऊर्जा बताया कि पृथ्वी की ऊर्जा नीचे गई, इन ऊर्जा नीचे गई और उसने पृथ्वी का निर्माण किया, और यांग ऊर्जा ऊपर गई, उसने स्वर्ग का निर्माण किया। स्वर्ग माने आकाश, सूर्य। हाँ सर, यांग ऊपर और ये नीचे जाती है। जैसे इसीलिए गर्मी यांग ऊर्जा है तो ऊपर की ओर बढ़ेगी, और इन है नीचे की ओर बढ़ेगी। ठीक, जल। तो यांग, अब जो शरीर का भाग नीचे टच कर रहा है वो क्या होना चाहिए? इन। क्योंकि नाभि से नीचे जो भाग शरीर का भाग है वो टच कर रहा है इन को, तो वो इन का भाग हो गया। तो नीचे वाला नाभि से नीचे का भाग इन, और ऊपर वाला भाग आकाश की ओर है, तो वो यांग हो गया। सूर्य की किरण के जो नजदीक है, अगर आप चौपाई की तरह खड़े हो जाए तो कौन सा सूर्य का भाग पड़ेगा शरीर पर? वो पीछे वाला, तो वो यांग है। और जिसमें सूर्य की किरण न पड़े वो इन है। ठीक है, उसी तरह अब राइट और लेफ्ट का रह गया। राइट लेफ्ट को थोड़ा और डिफाइन कर लीजिए। राइट लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? कंसेप्ट यहां से आया कि राजा जो था वो दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठता था। नोट कर लीजिए जरा इसको, दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठता था। तो बताइए बायां हाथ किधर तरफ से होगा? राजा दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड किधर होगा? ईस्ट की तरफ सर। ईस्ट की तरफ, वेरी गुड। तो ईस्ट की तरफ जो हुआ, तो ईस्ट क्या है? ईस्ट में क्या है? सूर्य है। ईस्ट में क्या है? सूर्य है ना, सूर्य। जी सर। ईस्ट में सूर्य है, तो और सूर्य हम लोगों ने क्या कहा था? सूर्यांग है, क्योंकि सूर्य जो है ऊपर है और ऊपर स्वर्ग है और स्वर्ग रिप्रेजेंटेटिव सूर्य है, तो सूर्य यांग है। तो लेफ्ट वाला क्या हो गया? यांग होगा कि इन हो? लेफ्ट वाला इन हो या हुआ? बोली। यांग हुआ सर। यांग हुआ। राजा दक्षिण की ओर मुंह करके बैठ रहा है, तो उसका लेफ्ट भाग ईस्ट की ओर है। ईस्ट में सूर्य है जो यांग है, इसलिए लेफ्ट वाला पोर्शन यांग माना गया। इन, जब लेफ्ट यांग है तो राइट वाला इन। तो इसी तरह शरीर का जो बाईं तरफ का भाग था वो माना गया क्या? यांग, और दाहिनी तरफ का जो भाग था वो माना गया इन। तो पीछे का भाग यांग, दाहिने का भाग इन, लेफ्ट का भाग यांग, आगे का भाग इन। क्लियर हो गया? नीचे का भाग इन, ऊपर का भाग यांग। ये नॉमेनक्लेचर बना। नीचे इन, ऊपर यांग, दाहिनी तरफ इन, लेफ्ट यांग, आगे इन, पीछे यांग। क्लियर? यहां से चलिए अब आप एक और कंसेप्ट। अब जैसे हम कहते हैं कि भाई हमको कानपुर कितना दूर है, तो हम बताते हैं भाई इलाहाबाद से कानपुर की दूरी जो है हमारे 200 किलोमीटर है। तो भाई 200 किलोमीटर, तो किलोमीटर क्या है? किलोमीटर हमारे यूनिट है। तो इस यूनिट के लिए हमारे शरीर में हुआ कि भाई आप बताओ तो कि भाई शरीर में आप कहाँ है, कहाँ बताओ कि कैसे पॉइंट आप बताओगे। एकू पॉइंट्स बाद में आप चर्चा करोगे कि एकू पॉइंटर है, यानी एकू पॉइंट्स है। एकू माने महीन छोटे छोटे बिंदु।
जिनसे ऊर्जा ट्रांसफर होती है। तो वो उनकी पैमाना नोट कर लीजिए, उनका भी पैमाना वहां नहीं कहा था पहले चाइनीज ने। मॉडर्न साइंस ने जब अध्ययन किया तो इन्होंने कहना शुरू किया, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने शुरू किया, कि इनका जो इको पॉइंट्स है, इनका डायमीटर, नोट कर लीजिए, डायमीटर 1 से 3 mm के बीच में है। कहीं नोट कर लीजिए आप, क्योंकि मिलेगा नहीं किसी किताब में। 1 से 3 mm डायमीटर है एक्यू पॉइंट्स का, ठीक। तो ये महीन है। और एक्यू प्रेशर माने देने के बाद हम प्रेशर लगाते हैं, तो ये हम उन पॉइंट पर प्रेशर देते हैं, तो हम डिस्टाइंड रिजल्ट, मतलब अपना जो निर्धारित लक्ष्य है या रिजल्ट चाहते हैं, वहां हम प्राप्त करते हैं। इनकी ऊर्जा प्रवाह की गति है। तो ऊर्जा प्रवाह की गति भी मॉडर्न साइंस ने डिफाइन किया। उन्होंने पहले नहीं कहा था 5 mm प्रति मिनट, नहीं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ती है। 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ती है। यानी 100 सेंटीमीटर जाना हो तो 20 मिनट लगेंगे, ठीक है। ये उन्होंने अपना बताया मॉडर्न साइंस ने। कितना सही कितना गलत नहीं, लेकिन मॉडर्न साइंस से किताब में लिखा वो बता दिया, ठीक है। अब जो उनकी यूनिट है उसको उन्होंने कहा कि इस यूनिट को AUM कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्यूप्रेशर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और इसका नाम और दिया उन्होंने T-सुन या कुन, CUN, कुन कह दिया गया। और ये कुन कहा गया, ये कुन कहा गया कि थंब देख रहे, दिखाई पड़ रहा, ये थंब है। थंब की ये जो चौड़ाई है, देखिए ये चौड़ाई दिखाई पड़ रही है, ये चौड़ाई आप लोग बोलिए तभी बताएं। जी सर। ये चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई एक कुन कहलाई। और यही चौड़ाई जो इतनी मानी गई वो इतनी की थी, यहां से मिडिल फिंगर में वात ज्वाइंट और पित्त ज्वाइंट के बीच में जो दूरी थी वही मानी गई, वही आती है, ठीक है। जो मिडिल ज्वाइंट की, मिडिल फिंगर की जो पित्त ज्वाइंट मतलब बीच वाले ज्वाइंट और ऊपर वाले ज्वाइंट के बीच जो दूरी है, वो ये दूरी, यही इतनी दूरी चौड़ाई वाली मानी जाती है। ये दोनों का याद, इसको बोल दीजिए या इसको बोल दीजिए, दोनों एक कुन है, एक कुन या एक ओम है, ओम, ठीक। अब इसका और आगे निकाल लिया कि भाई दो दिखागा। तो अब देखें, 2 उंगलियों की चौड़ाई 1.5 कुन। 2 उंगलियां यूं लीजिए, आपकी जो पेशेंट है उसकी बात कर रहा हूं, जो हर आदमी का अपना आपका अलग पैमाना है, वो दूसरे का अलग होगा। तो आपका जो 2 उंगलियां है, इनकी चौड़ाई 1.5 कुन यानी 0.75, यानी एक की लगभग 0.75 होती है। क्लियर? 3 की 4 उंगलियों की चौड़ाई 3 कुन, 4 अगर आपने मान लिया तो 3, वही 0.75 × 4 बराबर 3। और 2.5 उंगलियों को 2 कुन कहा गया। 2.5 माने 2 तो कम होगी, 7.2 माने 1.5 और तीसरा माने 2.25। तो 3 उंगलियां अगर जोड़ लीजिए तो 2 ओम या 2 कुन, 4 तो 3 कुन और 1 आपकी 0.75 और 2 माने आपका 1.5 कुन। ये इस तरह ये यूनिट माना गया। इसी के आधार पर पूरे शरीर का उन्होंने निकाला कि इतना कैसे कैसे होता है। पूरा शरीर पैमाना आप जोड़ लीजिए, आप भी अपना देख लीजिएगा तो यही मिलेगा। पूरा देखिए, पूरा कितना शरीर का पूरा भाग कितना है, कितना कुन है, ये सब कुना नापा हुआ है, ये सब आता है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये नापने मतलब जो मेन कुन समझना है। और ये शरीर का जो भी उसमें दिया हुआ पार्ट, वो आपका सबका अपने अपने शरीर का अपना अपना होगा। कोई लंबा होगा, कोई चौड़ा होगा, तो उंगलियां बड़ी होंगी छोटी होंगी उनके हिसाब से। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, कंसेप्ट ऑर्गन। व्हाट इज ऑर्गन क्लॉक? ये ऑर्गन क्लॉक का टाइम आया। अब ये ऑर्गन क्लॉक कहा था ब्रह्मांड में 2-2 घंटे के अंतराल में ऊर्जा सर्वाधिक रहती है, यानी उस ऊर्जा उस ऑर्गन में आती है। तो वो बताया उन्होंने कि ये, और उसके 12 घंटे बाद न्यूनतम हो जाती है।
कैसे? ऊपर से नीचे, जैसे लहर होती है, ऊपर वेव होती है ना, ऊपर जाती है नीचे उतरती है, ऊपर जाती है नीचे उतरती, ऐसे ही ऊर्जा का सिस्टम बताया गया कि 12 घंटे सर्वाधिक रहेगी। 12 घंटे में जो समय मान लीजिए 3 से 5 आई, तो अगले 3 से 5 जो शाम को होगा उसमें न्यूनतम होगी। तो वही उन्होंने कहा कि 2 घंटों के अंतराल में ब्रह्मांड की ऊर्जा आएगी और ये सतह पर रहेगी, सतह पे सारी ऊर्जाओं का कंसंट्रेशन रहेगा। फिर ये अंदर जब जाएंगी, तो जब अगर क्लॉक टाइम के हिसाब से, ऑर्गन क्लॉक के आधार पर ऊर्जा को हम लोग नाप सकते हैं, और जो रिलेशनशिप है इसके हिसाब से हम लोग उसको जान सकते हैं कि लंग्स के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी। तो हमेशा इसका सिस्टम क्या है देखिए, आप भी वो भी समझ लीजिएगा, कि क्योंकि ये आप दोबारा पढ़िएगा तो खूब बढ़िया, ये जितना समझ जाएंगे उतना आपको दिमाग में क्लियर होता जाएगा। जैसे लंग्स को इसलिए शुरुआत माना गया कि यहीं से ब्रह्मांड की ऊर्जा पहली बार आएगी। क्यों लंग्स में? क्योंकि हम लोग मानते हैं कि सांस लेना, ब्रीदिंग पहली हमारी प्रोसेस है, अगर वो ना हो तो आगे हार्ट का सारे फंक्शन बेकार हैं। तो लंग्स की एनर्जी 3 से 5 आती है, 3 बजे से 5 बजे सवेरे लंग्स में एनर्जी आती है ब्रह्मांड की ऊर्जा 2 घंटे में। फिर मिनिमम उसके 12 घंटे बाद 3 से शाम 5 बजे। दूसरा क्या आया? अब देखिए कैसे ऊर्जा 2-2 घंटे चलेगी, कैसे चलेगी, बस उसका फ्लो देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। लंग्स का तो ऊर्जा आई लंग्स में, लंग्स हमारा इन मेरिडियन है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, ऊर्जा आई तो पहले अपने, अगर मान लीजिए कोई पैसा आ गया एक घर में, तो अगर हस्बैंड के पास आ गया तो वो पैसा पहले कहां देगा? पहले तो अपने वाइफ को देगा, अपने घर में देगा, तब ना कहीं बाहर देगा। तो ये रिलेशनशिप है कि पहले अगर जो ऊर्जा आई वो अगर लंग्स में आई, तो दोबारा ऊर्जा जो जाएगी वो अपने लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी उसी के। अब ये एक एलिमेंट है, हम लोग एलिमेंट जानते हैं, ये एलिमेंट हमारा कौन सा था? मेटल था। तो हम लोग मेटल को कहेंगे, मेटल में लंग्स में गई पहली ऊर्जा और वो लार्ज इंटेस्टाइन में सेकंड चली गई। अब जब भी दूसरे मेटल में जाएगी, दूसरे एलिमेंट में जब भी ऊर्जा जाएगी तो वो यांग से यांग में जाएगी और इन से इन में जाएगी। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो यहां तो लंग्स में पोलर था, पोलरिटी माने नेगेटिव पॉजिटिव जो भी समझिए, इन से यांग में गई, पोलरिटी चेंज किया उसने। अगली बार वो पोलरिटी चेंज नहीं करेगी, वो जाएगी यांग से यांग में, इन से इन में। अगर इन में होती तो इन में जाती, और यांग से है तो यांग में जाएगी। तो अगला देखिए, अगला यांग था, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन यांग था। तो इससे ऊर्जा जब गई 5 से 7, तो यांग से लंग्स में 3 से 5 गई और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आई, क्योंकि वो भी एलिमेंट वही है, इसलिए 5 से 7 उसमें चली गई। लेकिन जब 7 बजे के बाद ऊर्जा गई तो वो स्टमक में चली गई, स्प्लीन में नहीं गई, क्योंकि ये स्टमक यांग था। तो ऊपर देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन आपकी ऊपर से लंग्स है, तो यहां शुरू हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन चारों तरफ घेरे हुए है। उसके बगल में देखिए क्या है? स्टमक है। एलाई के बगल में क्या है? ऊपर की तरफ बिल्कुल स्टमक है। तो स्टमक में आई, फिर स्टमक में 7 से 9 बजे रही, फिर स्टमक अर्थ का यांग था। तो अब ऊर्जा कहां जानी चाहिए? उसके इन में, अर्थ के इन में। तो अर्थ के इन में स्पिन में आ गई, तो स्पिन में 9 से 11 रही। अब जब स्पिन यहीं पर है, स्टमक के जस्ट नीचे बगल में स्प्लीन है, स्प्लीन के बगल में हार्ट मेरिडियन मिल गया उसको, तो हार्ट मेरिडियन बगल में है, वहां चली गई। तो क्यों? क्योंकि स्प्लीन इन था तो हार्ट भी इन है, तो हार्ट जो है फायर में चली गई और इन में चली गई, तो वहां बगल में 11 AM से 1 AM चली गई। चलिए, अब जब यहां से 1 बजे खाली हुई तो कहां जाएगी? वो हार्ट के ही दूसरे घर में। हार्ट का दूसरा घर क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन।
क्योंकि वो भी फायर का है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चली गई 1 PM से 3 PM। अब 1 से 3 PM हो गया। नाउ जब आप देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन बीच में है ना, और लार्ज इंटेस्टाइन घेरे हुए है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बिल्कुल बगल में नीचे की तरफ देखिए यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन है, तो वहां पर 3 बजे से 5 बजे वहां आ गई। और उसी का पेयर ऑर्गन है किडनी मेरिडियन, तो वहां आ गई 5 बजे से 7 बजे। तो यूबी जल का था, इसलिए जल वाले में पहले रह गई। अब जब किडनी मेरिडियन से ऊर्जा को जाना हुआ तो 5 बजे से 7 बजे तक इनमें थी, अब उसको इनमें ही जाना चाहिए ना कहीं, तो फिर वो चली गई पेरिकार्डियम में चली गई। इन से इन में पेरिकार्डियम में वहां 7 से 9 बजे रही। फिर वो अपने ही पेरिकार्डियम में फायर का पॉइंट था, और फायर में ही वो हॉटनेस वाला थी, जो ट्रिपल वार्मर में चली गई 9 से 11। और फिर ट्रिपल वार्मर के बाद जब खत्म हुई तो 11 से था तो गाल ब्लैडर में चली गई, और अंत में फिर लीवर में चली गई। लीवर में 1 बजे से 3 बजे तक रही, तो 3 बजे के बाद वो लंग्स में चली गई, क्योंकि तो इन से इन। तो इस तरह ऊर्जा का हम बहुत वो आ रहा है, बंद कर लीजिए मैडम, बंद कर लीजिए बहुत। तो इस तरह हम लोग इसको ऑर्गन क्लॉक को समझ सकते हैं। ये ऑर्गन क्लॉक है हमारा, ठीक है। तो अब चलिए जो हमको समझना है थोड़ा सा, अब एक पॉइंट और समझा दूंगा आपको, फिर आप बाद में करिएगा, फिर बताता हूँ। हम लोगों ने क्या कहा था कि सारे मूलभूत तत्व 5 चीजों से बने हुए हैं, है ना, यही कहा ना, 5 तत्वों के आपसी सहयोग है। तो हमारी जो मेरिडियन है पराभौतिक है, वो मेरिडियन में जो मार्ग होंगे तो उसमें भी 5 एलिमेंट के कोई न कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे। ये ध्यान रखिए, कोई मेरिडियन, कोई भी तत्व, कोई भी मेरिडियन, कोई भी ब्रह्मांड की वस्तु कहा है, कोई भी वस्तु 5, उसमें 5 एलिमेंट जरूर होंगे। यानी कोई भी ऊर्जा प्रवाह पथ में सारे पॉइंट 5 पॉइंट जरूर होंगे जो अलग अलग एलिमेंट के होंगे। ये ध्यान हमेशा रखना है। यानी प्रत्येक मेरिडियन में 5 पॉइंट मिलेंगे, तो एक तो उसका अपना पॉइंट होगा और 4 दूसरे पॉइंट होंगे। यानी प्रत्येक मेरिडियन एक ऐसा घर मान लीजिए जिसमें माता भी होंगे, जिसमें पिता भी होंगे, जिसमें बाबा भी होंगे, जिसमें पुत्र भी होगा और पुत्र का पुत्र भी होगा। 5 लोग जरूर रह रहे होंगे, माता पिता, खुद, उसके बेटा और बेटे का बेटा, ये 5 लोग जरूर। क्लियर? 4 हुए ना, वही रिलेशनशिप, वही 4 हुए। तो वो तो कास्ट में भी एक, जो अब ये जो हम लोग को याद करने का तरीका है, ये भेज देंगे ग्रुप में, कि वुड में एक पॉइंट जो होगा वो पहले वुड का पॉइंट, एक कोई पॉइंट वुड का होगा, एक पॉइंट अग्नि का होगा, एक पृथ्वी का होगा, एक धातु का होगा, मेटल का, और एक वाटर का होगा। तो जैसे लंग्स में Lu11, जो लंग्स में कुल 11 पॉइंट, तो Lu11 आपका वुड का पॉइंट है। तो यही इसी ऑर्डर में आपको याद करना चाहिए कि पहले वुड, दूसरा फायर, तीसरा अर्थ, चौथा मेटल। तो Lu11 10 9 8 5 ऐसे याद करेंगे तो 11 10 9 8 5, 11 10 9 8 5, यानी 11 माने वुड का, 10 माने तुरंत फायर का, 9 माने पृथ्वी का, और उसके बाद 8 5 उसका। तो इस तरह आपको याद करना पड़ेगा, यही ऑर्डर में याद करिएगा। तो जब भी किसी को याद करें तो उसको इसको भी याद करें। चलिए, मतलब आगे हम टेबल दे देंगे आपको, याद करने का तरीका ये है, ऐसे याद करिएगा और आपको जल्दी से याद हो जाएगा। आपको उसका सिस्टम बता दूंगा थोड़ा सा, तो आपको लगेगा कि हाँ। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, हम लोग सब धीरे धीरे सब क्लियर करते चलेंगे। एक चीज और समझ लीजिए, ये आगे जब पढ़ाएंगे वो,
हमारे शीतल के अलावा वो अभी साइकिल जी ज्वाइन किए कि चले गए? और लोग तो ग्रुप में सुने, ग्रुप उसमें सुनेंगे वीडियो में, लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं देख लें। ये 5 एलिमेंट चार्ट में इसको तो 2 लोग हैं, वर्षा जी और प्रतिमा जी शायद। इधर मूव नहीं कर रहा, ये कैसे मूव करेगा? ये जो है अच्छा ठीक है, ठीक, ऐसे घूम रहा है, यस। अच्छा इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अब दिख रहा है? जी सर, जी सर। ठीक, तब दिख रहा, चलिए। पूरा चार्ट, हाँ। थोड़ा सा दिख रहा है नहीं? हाँ सर, पूरा चार्ट दिख रहा है। हाँ ठीक ठीक ठीक। ये थोड़ा सा छोटा हो जाए भले, हो गया, लेकिन चलिए अब ये देखिए। सर हम जूम करके देख लेंगे। हाँ देखिए, अब इसमें ऊपर दिखा हुआ एलिमेंट वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, फिर लिखा मेरिडियन, यांग और इन यांग इस तरह का लिखा हुआ है, ठीक। तो वो आप समझ सकते हैं आगे। मेरे जैसे वुड में यांग है गार्बेडर, लीवर है इन, फायर में इन क्या है, हार्ट है, यांग है स्मॉल इंटेस्टाइन, और फायर में फिर आगे पेरिकार्डियम इन है, और यांग है उसका ट्रिपल वार्मर। फिर अर्थ में यांग क्या है, स्टमक है, और इन है आपका स्प्लीन है। मेटल में इन है आपका लंग्स, और यांग है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और वाटर में आपका यांग है यूरिनरी ब्लैडर, और किडनी आपका इन है। अब दूसरा हम लोग वहां से शुरू करते हैं कि व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी हम लोग पढ़े हैं कि वुड में, जंगल में सबसे अच्छी क्या मिलेगी, वुड में क्या मिलेगी, वुड मतलब जंगल मिलेगा वुड, तो विंड मिलेगी, हवा मिलेगी, तो हवा एनर्जी हुई। फिर फायर में क्या मिलेगा, हीट मिलेगी या हॉटनेस मिलेगी, तो हीट और हॉटनेस उसकी एनर्जी हो गई। अर्थ में क्या है, ह्यूमिडिटी मिलेगी, पानी बरसेगा तो ह्यूमिडिटी इसमें देखिए कितनी है। ड्राई, मेटल में सूखा हो जाएगा तभी ड्राई, तभी भारी होगा। तो मेटल हमेशा भारी होता है इसलिए कि वो सूखा है, उसमें पानी नहीं है। जो सब्जियों में पानी अधिक होता है वो हल्की होती है, जिन सब्जियों में पानी कम होता है वो भारी होती है। वाटर, इसका कोल्डनेस, वाटर में शीतल है, शीतल जल की बात करते हैं तो जल है, जल में शीतलता होगी। अब सीजन पे आएगा, नाउ कम टू सीजन। सीजन हम लोगों ने कहा, ये चाइनीज का है कंसेप्ट, याद रखिएगा। सबसे अच्छी विंड, सबसे सुंदर विंड कब मिलेगी, हम कहते हैं कि हमारा स्प्रिंग, बसंत ऋतुओं का राजा है, कहते हैं ना हम लोग, बसंत ऋतुओं का राजा। बनन में, बागन में बग रयो बसंत है, यानी फैला हुआ है। तो यानी बसंत सबसे अच्छा होता है, तो विंड सबसे अच्छी मिलेगी स्प्रिंग में। हीट सबसे अधिक मिलेगी समर ऋतु में, वही हॉटनेस मिल जाएगी समर ऋतु में। फिर ह्यूमिडिटी कहाँ मिलेगी, जब पानी बरसेगा तभी ह्यूमिडिटी मिलेगी, तो वो समर के बाद चाइनीज में लेट समर कह दिया। भारतीय दर्शन में होता तो हम लोग कहते वर्षा ऋतु, हम लोग होते वर्षा, रेनी सीजन बोल देते, लेकिन उन्होंने वहां रेनी सीजन का कंसेप्ट नहीं रहा होगा, तो वहां उन्होंने कह दिया लेट समर, यानी समर के बाद लेट समर आता है, तो उसको ह्यूमिडिटी कह दिया। फिर ड्राइनेस कब से अधिक होती है, यानी पतझड़ जब आता है तो उसमें से आपको सूखा सूखा मौसम हो जाता है, पूरा पत्ते झड़ने लगते हैं, तो वो ऑटम, ऑटम माने पतझड़। तो पतझड़ जो है वो ड्राइनेस, उसमें सबसे सूखापन होता है। और कोल्डनेस सबसे अधिक कहाँ होती है, विंटर सीजन में, ठंडक में। तो ये सीजन इस तरह आप लोग याद करिए। फिर क्या याद करेंगे, दूसरा सीजन। अब सीजन हो गया, एज, एज, एज का कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे उतना, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। 1 to 10
सबको इन्होंने 6 भागों में बांट दिया, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60। यानी 51 के बाद जो भी उम्र है आपकी, ये मत सोचिए कि 60 बाद भी लिखा हुआ है खत्म ना, 60 माने ऑनवर्ड्स, जो भी हो, 90 हो, 100 हो, जो भी हो, 102 हो, 105 हो, तो दैट इज 51 टू ऑनवर्ड्स, ये कंसेप्ट है। ये एज का रिलेशनशिप बाद में बताया गया। देखिए अब यहां देखिए लाइफ साइकिल भी ध्यान दीजिए और एज भी ध्यान दीजिए। 1 से 10 साल का बच्चा होगा तो उसमें एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर वो साइलेंट है, कम एक्टिव है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। 11 से 20 का बच्चा ग्रोथ, अगर उसमें ग्रोथ नहीं है 11 से 20 में, याद करिए प्यूबर्टी का एज क्या है, 12, 13, यही तो है, 12 टू लेकर 14। तो इस एज में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है देन देयर इज सम प्रॉब्लम। फिर 21 से 30 फुल ग्रोथ, जो बच्चा 25 साल तक हड्डियां डेवलप होती है, रीमॉडलिंग होती है, 21 साल तक तो होती है, 25 साल तक रीमॉडलिंग होती है, तो यानी 25 साल तक जो रीमॉडलिंग हो रही है यानी ग्रोथ हो रहा है, तो फुल ग्रोथ आपका हो जाना चाहिए कब, आपका 21 से 30 के बीच में। फिर 31 से 40 में प्रॉस्पेरिटी, जो भी आपका समृद्धि, दोनों भौतिक पराभौतिक सब मान लीजिए, जो भी होना 31 से 40 में प्रॉस्पेरिटी हो जाती है, नौकरी ऊपर लग गया, सारा कुछ हो गया, सबका सारे पारिवारिक जीवन होना। 41 से 50 में एट्रोफी। अब नाउ मॉडर्न साइंस का कंसेप्ट है भी, मॉडर्न साइंस के कंसेप्ट भी है, और ये चाइनीज भी दर्शन मान रहे थे कि एट्रोफी माने सेल नष्ट होने लगते हैं, यानी जितना बनते हैं सेल तो नष्ट हमेशा होते हैं, सेल बनते हैं 40, नष्ट होते हैं 10, तो आपका ग्रोथ हो रही है। सेल बनते हैं 100, आपका सेल नष्ट हो रहा है 10, आपकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन सेल अगर बनने लगे 40 और नष्ट होने लगे 60, तो आपका डीके शुरू होगा। तो दिस इज एज ऑफ एट्रोफी, 41 से 50। और 50 की बात देखिए क्या है, ओल्ड एज। अब नाउ 51 से 60 उन्होंने कहा ओल्ड एज, और उसके बाद जब जितने साल तक रहे अंत में, यानी आपका सेल डैमेज अधिक होने लगेगा, बजाय प्रोडक्शन 100 होता है तो उससे अधिक आपका डीके होगा, मतलब नष्ट होगा। नाउ डायरेक्शन जो तो लिया, सर ये क्या 41 से 50 तक सेल डाउन ही रहे, 41 से डाउन ही होता जाएगा? हाँ 41 से डाउन शुरू हो जाएगा, होता है। उसमें रिकवर नहीं हो सकता सर? नहीं, रिकवर कैसे होगा, मतलब आपका मेंटेनेंस ही मुश्किल है। यानी सेल होता है 50 सेल डेवलप हुए तो 50 से 55 सेल डाउन हो जाएंगे, तो यानी ग्रोथ नहीं हो रही ना। हाँ सर। आपको मतलब देखिए, इससे वेट समझ जाइएगा। डीके माने शरीर की सारी चीजें, ब्रेन, हार्ट, सबके सारे सेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। बढ़ते नहीं है, हाँ, आपको मोटापा बढ़ सकता है, वेट वजन बढ़ सकता है, लेकिन सेल्स नहीं बढ़ेंगे ना। ओके सर, हाँ ठीक है। ब्रेन के सेल्स कमजोर हो जाते हैं, मेमोरी लॉस होने, तो मेमोरी लॉस कहां से हो रही है, ब्रेन के सेल्स तो वीक होने की वजह से आपको कब समझ में आ रहा है, आपको वीक होने की वजह से मेमोरी लॉस होने लगी, क्योंकि वहां सेल है ही नहीं। जहां पहले 50 सेल थे वहां पर आप 10 सेल है, तो उसी तरह सारे ग्रोथ हार्ट की फंक्शनिंग में उसी तरह हो गई, वीक होने लगे हैं। जो कपाट है, जो आप कहते हैं दरवाजे हैं, जो आप कहते हैं कि हमारे वाल्व है, उन वाल्व कमजोर होने लगते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। देखिए ना, पैर पतले होते, हाथ पतले होते हैं, चेहरा आपको पतले होने लगता है, ये सब उसी के डीके के सिस्टम है। वजन मत जाइएगा ना, शरीर फूलने पे जाइएगा। अगर वाटर रिटेंशन है तो शरीर फूलेगा ही, लेकिन उससे सेल्स थोड़ा बढ़ेंगे, ठीक है। ये होता है, डीके शुरू हो जाता है। बाल आपके पहले ब्लैकिश है, सुंदर है, वो है, बाद में आपको थोड़ा सा ब्लैकिश से व्हाइटिश शुरू हो जाएंगे, तो ये तो डीके ही तो है। नहीं तो अगर पौष्टिक मिल रहा होता तो बचते रहते। ये सब डीके की निशानी है। अब डायरेक्शन देखिए, फायर साउथ में दिखाया गया, देखिए जरा, फायर साउथ, फायर मानी यांग, साउथ में है ना, सम्राट साउथ वहां कर दिया।
अर्थ को सेंटर में कर दिया, ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट वहां कर दिया, और वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वाटर। ये डायरेक्शन का हो सकता है कहीं और कंसेप्ट हो, लेकिन हम लोगों को अधिक बताया नहीं गया ना, हम लोगों को अधिक मालूम है ना, कोई मतलब इसको बहुत क्लैरिफाई करता है। लेकिन ये कंसेप्ट साउथ का तो क्लियर है कि साउथ में राजा कटिबद्ध द फायर है, क्योंकि यांग मान रहा है उसको, और लेफ्ट वाले को यांग मान रहा है। ठीक, नाउ कम टू बॉडी, नाउ कम टू, ये बाद में पढ़िएगा। अच्छा देखिए मसल सिस्टम, देखिए बॉडी मसल सिस्टम वुड से संबंधित है, यानी मसल्स का डीके कहीं होगा, तो या मसल्स कमजोर हो रही हैं तो आपको लीवर पर ध्यान देना पड़ेगा, ये इससे समझ में आ रहा है। सर्कुलेशन सिस्टम, हार्ट, देखिए सिस्टम की बात कर रहा, सर्कुलेशन सिस्टम हार्ट से गवर्न है। नर्वस सिस्टम पेरिकार्डियम से गवर्न है। अगर पेरिकार्डियम में कोई प्रॉब्लम है तो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगा। फ्लैश, मांस जो होगा उसका स्टमक यानी अर्थ, और स्किन और बॉडी हेयर, स्किन और बॉडी हेयर में कोई परिवर्तन हो रहा है, स्किन माने त्वचा, और बॉडी हेयर शरीर के बाल में कोई बदलाव आ रहा है, शरीर के बाल बढ़ रहे हैं, तो उसका संबंध मेटल से है यानी लंग से है। और बोन्स एंड हेयर ऑन हेड, अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं, शरीर ऊपर वाले सर के बाल, अगर बोन्स आपकी ऑस्टियोपोरोसिस होती जा रही है तो ये किडनी पर निर्भर कर रहा है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि मसल सिस्टम वुड का, फ्लैश सिस्टम अर्थ का, और आपका बोन्स आपका वाटर का, किडनी का, नर्वस सिस्टम पेरिकार्डियम का, ऐसे हम लोगों को सर्कुलेशन सिस्टम को हम लोग समझ लेंगे। क्लियर, आगे चलें। आगे सर। ये थोड़ा इसको समझना, इसलिए ऐसे जब तक नहीं समझेंगे तब तक पढ़ने में 10 बार पढ़ चुके हैं तो समझ में नहीं आता। अब लाइफ साइकिल देखिए, और वो देखिए नहीं नीचे आइए। सेंस ऑर्गन, आईज कि क्या होता है, लीवर आंखों में खुलता है, फ्रेज नोट कर लीजिए, लीवर आंखों में खुलता है, तो आईज अगर प्रभावित है तो लीवर प्रभावित है, या लीवर प्रभावित है तो आईज प्रभावित होंगी। टंग हृदय वाणी में अभिव्यक्त होता है, अगर आपकी जबान अच्छी है तो आपका टंग बढ़िया बढ़िया बोलेंगे, बहुत बढ़िया बोलेंगे, कुछ लोग बहुत। अगर माउथ, माउथ माने माउथ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो माउथ का संबंध स्टमक से है, इसलिए माउथ। इवन लिप्स, लिप्स भी अगर होंगे तो आपका लिप्स में कहीं फट रहे हैं तो यानी स्टमक की वजह से है। नोज, नाक से सांस लेते हैं तो मिडल से, और ईयर, किडनी कानों में खुलती है, फिर नोट कर लिए, किडनी कानों में खुलती है और लीवर आंखों में। ठीक, एंगर, इमोशन में एंगर, क्रोध बहुत आता है तो लीवर गार्बडर, अगर प्रसन्न है आप तो हार्ट की वजह से, और हैप्पीनेस आनंद आपको आ रहा है तो आपका मनो मतलब क्या है, पराभौतिक ब्रेन का, मस्तिष्क मस्त है, आनंद की भर। और अधिक एक्सेसिव हो रहा है कहीं, जो भी एक्सेसिव हो रहा है, एंगर वगैरह सारे क्रोध होने चाहिए, लेकिन अगर एंगर अधिक है तो गार्बडर प्रभावित है, जॉय अधिक है तो हार्ट प्रभावित है, हैप्पीनेस अधिक है तो पेरिकार्डियम प्रभावित है, एगोनी बहुत अधिक दुख हो रहा है तो आपका स्टमक प्रभावित है, और सैडनेस दुखी रह रहे हैं लगातार तो आपके लंग्स की प्रॉब्लम है। और अगर आपको डर लगने लगा है, भौतिक पराभौतिक दोनों, भौतिक डर पराभौतिक डर, सोच का डर, बच्चा हमारा वहां गया है पता नहीं खाया है कि नहीं खाया है, चिंता शुरू, ये फियर है, पता नहीं कहाँ आज गाड़ी मिली हुई नहीं, जो बैठा होगा सड़क के किनारे, ये चिंता है, ये फियर है। सर तो इसमें क्या किडनी का कौन सा पॉइंट लगाना पड़ेगा, सेंस? किसमें? किडनी टोन किडनी करिए, किडनी टोन, हाँ, किडनी में 4 चीजें हैं, हाँ किडनी, सेंस, हाँ सब इन यांग, इन यांग दोनों जुड़े हुए, तो इनकी यांग, इन भी करिए तो यांग भी करिए, किडनी की भी करिए, और किडनी इसेंस करिए। इसेंस माने जब बोन वोन की प्रॉब्लम है तो इसेंस करिए, इसेंस तो हमेशा बोन के लिए, इसेंस आपको पुराने प्रारब्ध वाले कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए किडनी का यूज करते हैं हम लोग, किडनी इसेंस का। ठीक है, कोई अनडिफाइंड हो तो उसको करिए वहां से। फिर रीजन, ओरिजिनलिटी, छोटा बच्चा 1 से 10 साल का बच्चा ओरिजिनल होता है, अब वो जाके बाहर बोल देगा, कोई आया साइकिल बजाया उसने, कहा कि भैया
पापा है कि नहीं, तब तक बच्चा दौड़ गया, उसने कहा कि पापा ने कहा है कि पापा घर में नहीं है, ऐसे बोल देता है। ओरिजिनल है ना, हाँ वो नहीं सर, जानता, वो हाँ नहीं जानता, उसने कहा जाके कह दो कि नहीं है, तो वो ये थोड़ा बोलेगा, वो तो कहेगा कि जो बात ओरिजिनल है, तो उसने बोल दिया कि पापा ने कहा है कि पापा घर में नहीं है, ये है। या पापा ने कहा कि अच्छा ये वो एक बच्चा है, आया, एक अधिकारी आए, उनके बॉस थे, तो आए, तो उन्होंने कहा, जब बच्चा भाई मिल गया उनको वही रास्ते में, उसमें उसने कहा कि उन्होंने नाम बताया कुछ अंकल, तो नाम अब घर में बच्चा सुनता था, कहा चाचा आप वही अंकल है जो हमारे पापा खूब डांटते हैं डेली, ओरिजिनल। इनोसेंट होते हैं ना सर बहुत। हाँ, वही वही ओरिजिनल, ओरिजिनल है इनोसेंट में। और यहाँ पर क्या है, डिजायर। अब इस एज में देखिए, एज क्या हो गई है हमारी इस समय, एज देखिए 11 से 20, डिजायर, हम कुछ डिजायर आने लगी, भाई हमको ये करना है, कैसे करना, कुछ इच्छाएं जागृत हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, डिजायर के बाद एम्बिशन। अब वो बच्चा 21 साल से 30 साल का हो गया है, उसको एम्बिशन आ गई, हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको यहाँ जाना, हमको उस कंपटीशन करना है, हमको डॉक्टर बनना, जो भी चीजें है आपको, है ना, ये एम्बिशन हो गया। फिर आपकी कॉन्शियसनेस, अब 31 से 40 में आपको ज्ञान आने लगेगा, चेतना आने लगेगी कि भाई अब जो है संसार जो है इतना अच्छा नहीं है, हमने उनसे पैसा मांगा था, उनके पास पैसा बहुत है लेकिन हमको दिया नहीं, सोचे पता नहीं लौटाएंगे नहीं लौटाएंगे, तो समझने लगा यहाँ तक आते आते। फिर उसके बाद क्या हुआ, विल पावर। अब ये जो लंग्स वाली है विल पावर, इसमें आपको विल पावर स्ट्रांग होने लगी, और अंत में किडनी तक आते हैं तो विजडम, पूरा बुद्धि आ गई कि संसार जो बड़ा रहस्यमयी है, यहाँ सब जब आपका पैसा दिया हुआ आपके समय आने पर वापस नहीं आएगा, आपको लगेगा कि आप खुद ही लोन मांग रहे हैं, है ना, या किसी की आप सहायता करना किए हो, बहुत किए हो, और आपको कठिनाई आ जाए तो सहायता में प्रस्तुत नहीं होगा अपने को, यानी नहीं आएगा, ये विजडम है। ठीक है, क्लियर। यहाँ ऐसे ये देखिए, ट्रीटमेंट ऐसे हमको करना है, और ये ट्रीटमेंट में यूज होता है कभी कभी बहुत। देखिए, कोई छोटी चीज समझ पकड़ में आ जाती है तो भी आपको लगता है कि अरे, अब उसको फियर कहीं हो, फियर डर लग रहा है, तो समझ लीजिए किडनी प्रॉब्लम है, तो किडनी का ट्रीटमेंट कर दीजिए, काफी ठीक हो जाएगा, है ना। चलिए, नाउ कम टू कलर, तो हम लोग पढ़ चुके। टेस्ट, सावर, सावर टेस्ट जो है लीवर से जुड़ा हुआ है, सावर माने खट्टा हुआ ना, और बिटर माने तीखा, तीखा है, तीखा है तो आपका फायर से। और स्वीट, अगर उसका मुंह मीठा मीठा लग रहा है हमेशा, तो समझ लीजिए कि स्प्लीन की डिफिशियंसी है, या मीठा खाने का मन कर रहा है बहुत, तो स्प्लीन डिफिशियंट है, क्योंकि जो डिफिशियंट होगा उसी को तो खाने का मन करेगा। कैल्शियम डिफिशियंट होगा तो कैल्शियम चूना खाने की कोशिश करेगा, वो मिट्टी खाने की कोशिश करेगा, नहीं। अब देखिए ना, आप लोग, पशु जो है, बहुत जानवर लोना चाटते रहते हैं, लोना माने नमक हुआ ना, तो नमक को ज्यादा देखिए दीवारों में नमक चाटते रहते हैं कभी कभी, तो इसका मतलब उनको नमक तुरंत दे दिया जाता है कि नमक की कमी हो गई। ऐसे ही आप देखिए, जिसकी कमी होगी उसका डिजायर होगी। फिर आपको देखिए क्या आएगा, पंजेंट, तीखा, तीखा अगर हो तो यानी उस पर। और आपका साल्टी, बहुत नमकीन आप खाने का खूब मन कर रहा है, तो यानी किडनी। और नॉर्मल, ये नॉर्मल उससे जुड़े हुए हैं, इनका अब बहुतायत बैलेंस फॉर्म में नहीं है तब की बात है, या बिल्कुल साल्टी खाना ही नहीं चाहते, ऐसा नॉर्मली नहीं होगा, लेकिन स्वीट बिल्कुल छूना नहीं चाहते, तो भी आपका कहीं एक्सेसिव है, कोई प्रभावित है, मतलब बैलेंस नहीं है, ये कह रहा है। चाहे चाहे हाइपर हो चाहे हाइपो हो, दोनों चीजें देख लीजिए, इससे इससे अपने को जोड़िए। मतलब बता रहा हूँ कि ट्रीटमेंट का एक कंसेप्ट है। मस्की, अब ये वाला तो बड़ा थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, मस्की किसी कस्तूरी की तरह, अगर मस्क है, कस्तूरी की तरह गंध आ रही हो शरीर से, तो यानी लीवर टेंडेंसी वाला है, यानी वुड टेंडेंसी वाला, बर्न, जले हुए, जला हुआ जैसे कोई चीज जला जला इसके आ रही है, तो इसका मतलब कि हार्ट वगैरह प्रभावित है। और अगर आपका स्वीट क्या है, नहीं, स्वीट फ्रेग्रेंस,
मीठी मीठी आ रही है तो यानी स्प्लीन और उसकी या तो डिफिशियंसी या बैलेंस या एक्सेसिव, दोनों जुड़िए, तीनों से जोड़ना है इसको। बैलेंस कंडीशन में तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत अधिक आ रही है तो भी फिशी और स्टील, बासी और ये मछली की तरह, तो ये सब उसी के टेस्ट है। कभी कभी आप देखिए, मतलब ये अनुभव की बात है, कभी आप देखिए कि फिशी आ रही है, इसका मतलब कहीं मिडल में प्रॉब्लम है, कहीं लिंक्स प्रॉब्लम है। सेंस साइट वही लीवर आइज से, स्पीच टंग से, जितनी बढ़िया स्पीच होगी यानी हार्ट बढ़िया है। ये कॉन्शियसनेस जो कह रहा है कि स्पीच के बाद, ये कॉन्शियसनेस है ब्रेन का कॉन्शियसनेस। ब्रेन में दो कॉन्शियसनेस दो जगह इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसका अर्थ दूसरा है। इसका अर्थ वो चेतना जो आपका ब्रेन चेतन हो जाता है और ब्रेन ये कह रहा है, सब समझने लगा है चीजों को और अच्छा शार्प है, बढ़िया, वो कॉन्शियसनेस चेतना है ब्रेन की। और टेस्ट आपका आएगा, टेस्ट जो है आपका टेस्ट आपका मुंह की वजह से है, तो स्टमक, मुंह। और सेंस ऑफ स्मेल ये वहां लंग से आएगी। और हियरिंग, कान, ईयर की हियरिंग। तो क्लियर हो गया ना, दोनों क्लियर हो गया। बॉडी फ्लूइड्स को भी इन्होंने किया है। टीयर्स, तो टीयर आंखों से आंसू। स्वेट, और स्वेट मतलब शरीर से जोड़ दिया उनको, स्वेट दिया गर्म से। सलाइवा, म्यूकस को जोड़ा है इन्होंने उससे, सलाइवा को जोड़ा है स्टमक से, और यूरिन को जोड़ा है किडनी से। वहां तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और पॉइंट है, बस थोड़ा सा बता दूं, और तो आप पढ़िएगा इसको। मैं ये वाला फ्लावर माने क्या होता है? फ्लावर माने होता क्या, बताइए। फ्लावर जैसे आप लोग बताइए, नॉर्मल फ्लावर क्या, तभी समझ में आ जाएगा, हमेशा का याद हो जाएगा। फ्लावर माने क्या, बोलिए। अरे फूल नहीं जानते क्या होता है? जी सर। सर पहले जी सर वृक्ष लगेगा तो क्या आएगा? फ्लावर आएगा। अगर फ्लावर आपको मालूम हो जाए, आपको मैं कोई फ्लावर दूं मान लीजिए, तो आप बता दोगे ना कि सर ये गुलाब का फूल है, बता देंगे ना? जी ये कमल का फूल है, बता देंगे नहीं? यानी कहां से कॉन्शियसनेस आई आपकी कि गुलाब का फूल है ये? यानी आपने गुलाब के फूल को देख करके उस गुलाब का जो टहनी है उसको समझ लिया कि वो गुलाब का है ये, तो यानी रिप्रेजेंटेटिव है ना। अब बता, जोड़िए, कमल का फूल दिया तो आपको तुरंत कमल की याद आ गई। यानी आपने कहा कि ये कमल का फूल उस फूल का, उस पूरे पेड़ का रिप्रेजेंटेटिव है। तो फ्लावर माने रिप्रेजेंटेटिव, अभिव्यक्ति। जी सर। जैसे हम कहें कि लीवर आंखों में खुलता है, तो लीवर तो ना आंखों में खुलता माना आंखों को देख करके लीवर की अभिव्यक्ति हो सकती है, लीवर को जाना जा सकता है। वैसे इस फ्लावर को देख करके हम जान सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो फ्लावर क्या है? अगर फ्लावर देखिए, पढ़िए, हैंड एंड टो नेल्स। अगर आपके हाथ पैरों के नेल्स अच्छे हैं तो यानी लीवर ठीक है, वो कटे फटे हैं यानी लीवर में प्रॉब्लम है। कॉम्प्लेक्शन, आपका चेहरा अगर वो कॉम्प्लेक्शन बॉडी का ठीक है तो वो आपका फायर। अगर टंग का कॉम्प्लेक्शन आपने देखा बढ़िया है तो आप पेरिकार्डियम। लिप्स आपके देखा तो आपका स्टमक, स्प्लीन। और आपका क्या देखा, नोज आपकी ठीक है, में प्रॉब्लम नहीं है तो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा लंग्स का। और ईयर्स, कान आपके देखा तो ठीक है। इसलिए ये फ्लावर, अरे नहीं सॉरी, एक सेकंड, नहीं, ऊपर आ जाइए। ये हेयर ऑन हेड, बालों को, सर के बाल देखिए तो इसका बॉडी, हेयर, लंग्स, सर के बाल उसके किडनी वाले उसमें, लिप्स उसके लिए, ठीक है। इस तरह आप जोड़िए। क्लियर? ये जो हम लोग इसलिए बता रहे हैं कि हमको बहुत बाद में समझ में आया था, तो हमने कहा आप लोग समझा दे। हम लोग कोई बताया नहीं था, यहाँ पढ़ाई नहीं था कि फ्लावर भी कोई होता है। हम लोग सोचते फ्लावर है क्या। तो ये जो बेसिक फंडा थे वो हमने आप लोगों को बता दिए कि इनके आधार पर हम लोग चाइनीज ने अपनी थ्योरी डेवलप किया, और एक अच्छी थ्योरी डेवलप किया कि उसके आधार पर वो 300 ईसा पूर्व
पहले जान रहे थे कि ये चीजें हैं, जिसको कि मॉडर्न साइंस ने 1632 के आसपास बाद में सब डेवलप किया, 1600 के आसपास और बाद में ही डेवलप किया, जिसको वो कब जान रहे थे, 300 ईसा पूर्व जान रहे थे। यानी कोई थ्योरी थी उनके दिमाग में, कोई कंसेप्ट था जिसको जान रहे थे। तो इसलिए हमको चाइनीज थ्योरी पर भी फख्र करना चाहिए। हम लोग आयुर्वेदिक आएगी तो उस पर भी हम लोग फख्र करेंगे। अभी हम लोग चाइनीज पर करें कि वो उन्होंने सारा कुंड सारा सब जोड़ दिया था कि कैसे कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितना वो होगा, कहाँ कहाँ ये पॉइंट है, उनसे आपको सब बता दिया था, कैसे कैसे डेवलपमेंट लाइफ की ये बता दिया था। तो हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, सबको समझेंगे दोबारा। अभी देखिए हमने बताया होगा, अगर पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे, जो लोग वो पहली बार सुनेंगे तो उनको उतना समझ में नहीं आएगा। पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, सुनेंगे, फिर देखेंगे उसको, आपको क्लैरिटी ऑफ विजन हो जाएगी। आप ये समझ जाएंगे कि इस बच्चे का, अगर छोटे बच्चे का चंचलता नहीं है तो बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, ग्रोथ नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम है। इस एज का बच्चा है, इसमें बचपना है तो भी चिंता, अगर मान लीजिए एज हो गई हो, बचपना हो तो भी तो प्रॉब्लम है। तो सब एज के हिसाब से जो मनोभाव, जो आपका सोच समझ होनी चाहिए, वैसा ही। दिस इज नोन एज डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में थोड़ा सा अंतर बताते हैं यही कि ग्रोथ क्या है कि जो आपके शरीर तो बढ़ रहा है, लेकिन शरीर के साथ साथ जो ऑर्गन्स जैसे डेवलप होना चाहिए, उस ऑर्गन्स उस प्रोपोर्शन नहीं डेवलप कर रहे हैं, तो ये आपका डेवलपमेंट नहीं है। ब्रेन डेवलप ना करे, शरीर डेवलप कर जाए तो क्या फायदा है ना? और ब्रेन डेवलप कर जाए, शरीर डेवलप ना करे तो भी गड़बड़ है। एक आध केस ऐसे भी आए हैं कि ब्रेन बहुत अधिक था, शरीर डेवलप नहीं हुआ। तो ये दोनों का डेवलपमेंट के प्रोसेस में वो हुआ कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में थोड़ा सा यही अंतर है। इस रूप में देखना चाहिए। हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन का सपना तभी पूरा होगा जब अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, खुद पढ़ेंगे, दूसरे को पढ़ाएंगे, ज्ञान को ट्रांसफर करेंगे। बिना ज्ञान के ट्रांसफर किए हुए आप अच्छे थेरेपिस्ट नहीं बन सकते। जितनी बार आप पढ़ेंगे, इसमें मैं सबको आह्वान करूंगा कि सब लोग पढ़ाएं। जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। हमको ऐसा मत सोचिए कि हमको बहुत आता है, हम भी पढ़ के ही तो बता रहे हैं आपको, है ना? जब तक पढ़ेंगे नहीं, जी सर, जानेंगे कैसे? तो इसलिए पढ़िए। कोई ऐसा न मत सोचिए कि हम लोग जो है आज से 2017 के पहले हम भी नहीं जानते थे कि वुड भी कोई एलिमेंट होता है। जब पढ़े तब लगा कि वुड भी एलिमेंट है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी को इस तरह थोड़ी जानते थे आकाश भी सब कुछ है। लेकिन अब तो हम बताते हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, तम। अब ये बोलते हैं तो कहाँ से बोलते हैं? वो पढ़ के तो बोल रहे हैं। तो शीतल वासोपिया, एवरीवन, जैसे प्रतिमा राय है, अब आप और क्लासेस लीजिए प्रतिमा मैडम, और कोई बात नहीं है, अब तो आप ट्रांसफर करिए सब चीजों, चाइनीज में भी आइए, आयुर्वेदिक में भी आइए, सब जगह आइए। दिस इज ए गुड प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबडी। कोई भी प्लेटफॉर्म आने के लिए तो हो। देखिए, कभी भी ये संदेह मत करिए, कभी भी ईर्ष्या मत करिए कि बगल वाले को अधिक आता है। कुछ नहीं आता है, इतनी अधिक वैकेंसीज हैं। मैंने बता दिया आपको, 18 लाख होने जा रही है। 18 लाख होंगे थेरेपिस्ट, तब भी पूरा नहीं होगा। अभी जितने हॉस्पिटल बने हुए हैं एलोपैथ के, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, मल्टी स्पेशलिटी लिखा हुआ है, लेकिन इलाज नहीं कर पा रहे, नहीं कर। उतने वैद्य पड़े हुए हैं, उतना क्या कहते हैं, होम्योपैथिक पड़े हुए हैं, कोई इलाज नहीं कर पा रहा है। पीड़ित मानवता करा रही है आज की डेट में भी, उसको पेशेंट नहीं मिलते, वो मतलब क्या ट्रीटमेंट वाले नहीं मिलते। हम लोग यहीं नोएडा में बैठे हुए हैं, 25-30 यहाँ पर थेरेपिस्ट होंगे, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती तो एक थेरेपिस्ट नहीं मिलता। अब कई बार पढ़ चुकी कि हम लोग जरूरत हो, उन्होंने कहा कि आप बताइए। हम लोग का उसमें कोरोना पीरियड में उसमें थोड़ा सा 1-2 महीने बंद हो गया। उस समय जिनकी जरूरत पड़ी एक लोग नहीं बता पाए, कोई दे ही नहीं पाया। इसके बाद हम लोग जब कोरोना पीरियड खत्म हुआ तो हम लोग खोजना शुरू किया, तो भी आप तो हम लोगों ने बाहर से जो कहीं कर रहे थे, उनको पहली बार परिचित थे, उनको बुला के कहा कि ट्रीटमेंट कर दीजिए।
तो यानी ये नहीं, ये हर जगह स्थिति है, केवल दिखा, ऐसा हमें लगता है कि हम लोग बहुत अधिक कर लिए। हम लोगों ने केवल 50,000 ही तो डेवलप किया होगा थेरेपिस्ट को, उससे अधिक कहाँ किया बोलिए। हम मैक्सिमम मान ले 2,000 पर ईयर, तो 50 मिल गया हम लोगों ने 24-25 सालों में। मतलब इंस्टीट्यूट की बात कर, ऐसे सारे इंस्टीट्यूट की बात कर रही है। इस्माइल जयपुर में है, ये सब सारे लोग जोड़ लीजिए तो कोई 60-70 हजार से किया नहीं है। और हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए 15 लाख 16 लाख, ठीक है। तब हमारे देश में ये थेरेपी बढ़ेगी, स्ट्रांग होगी। इंटरनेशनल छोड़ दीजिए, मैं नेशनल की बात कर रहा हूँ, इसलिए चिंता मत करिए। कोई किसी से ईर्ष्या मत करे, कोई किसी से संदेह मत करे, सब अपने अपने काम उद्देश्य में लगे रहे। आप ट्रीटमेंट करिए और निराश मत होइए। आप मेथी पट्टी बांधिए तो भी उसको अगर फायदा मिलता है तो अपने को आप धन्य मानिए कि ईश्वर ने आपको ये मौका दिया है कि आप मेथी पट्टी के माध्यम से उसका उपचार कर पा रहे हैं। सर पता है ट्रीटमेंट देने के बाद भी मतलब जो बोलना चाहिए कि हाँ कितना तक आपको मैंने रिमूव हुआ है या कितना आपको रिलैक्स मिला है, कुछ नहीं बताते, ऐसा क्यों है? उससे कोई निराश मत होइए, क्योंकि ऐसा उसके, देखिए आप थेरेपिस्ट हैं, वो ये सोचता है अगर ये, देखिए कभी ये भी एलिमेंट हो सकता है, वो सोचता है कि अगर हम बता देंगे तो डॉक्टर साहब हो सकता है कि हमको ट्रीटमेंट कम कर, यही तो एक मानसिकता हो सकती है, क्योंकि वो बीमार है। पहले आप सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप स्वस्थ हैं, वो बीमार है, तो बीमार से पोजीशन में आप क्या रिएक्शन करते हैं। अच्छा, आपने कहा, आपको बताया, अभी आज बताया गया कि भूकंप जब आए तो आपको निकल जाना चाहिए। हम लोग सब लिखे सब पढ़ते हैं कि घर से बाहर निकल जाना चाहिए। कितने लोग निकल पाते हैं? क्योंकि जब भूकंप आता है, जब भूकंप आता है या कोई घटना आती है तो उसमें तो हम लोग, ब्रेन नहीं काम करता ना। हाँ सर। वहां जो बचा था वो यात्री वहां का प्लेन क्रैश में, तो वो तो पटक दिया गया था, वो खुद नहीं उतरा थोड़ा था कि कूदा नहीं था, वो तो झटके से बाहर निकल गया। तो बाहर उसने समझा कि हम मर गए। तब वो थोड़ी देर बाद देखा कि हाथ में, बोले मैं जिंदा हूँ, तुम्हारा हाथ तुम जिंदा हूँ। तो ये, क्योंकि आप जब भी कोई चीज थ्योरी बनाते हैं तो आप बिल्कुल ठंडे उसमें बैठे हुए हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पेपर बनाने वाला कैसे बनाता है? एयर कंडीशन में या अच्छे माहौल में अपना शांत मन से पेपर बना रहा है। आप पेपर कब देते हो? आपका हृदय धड़क रहा है, तब आप पेपर दे रहे हो। अच्छा, उसी में हम लोग कभी कभी विश्वविद्यालय में जब हम लोग गए तो मालूम हुआ कि वहां पर हम लोग पेपर दे रहे हैं, अचानक 4 स्टूडेंट उठे हुए और उन्होंने पेपर फाड़ना शुरू किया। ये हम लोगों ने पहली बार देखा था कि पेपर फाड़े जाते हैं, उनका वॉकआउट। अब ये जो हम लोगों ने कहा था, ये पहली बार सुना था कि पेपर देने के लिए आप बैठे हुए पेपर पढ़ना शुरू कर दिए। तो उस समय आप कितना अच्छा लिख पाएंगे? क्या उतना ही बढ़िया लिख पाएंगे जितना आपका ज्ञान है? नहीं लिख पाएंगे। जब बगल में कोई लाठी डंडा चल रहा हो और आपको बहुत आता हो तो सारा लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। शांति काल में सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो अगर जब भी उद्विग्न होगा, मतलब आपका वो होगा, टेंशन में होगा, स्ट्रेन होगा, तब भी आपके रिजल्ट कम आएंगे। तो इसलिए जो बीमार है उसको स्ट्रेंड मानिए आज की डेट में। तो इसलिए अपने को स्वस्थ उड़ा रहा है, उसकी थेरेपी के हिसाब से फायदा तो उसको हो चुका। तो रियल बताते हैं, वो इस तरह बताते हैं, रियल बताने वाले भी हैं। हम लोग यही करते कोरोना पीरियड में। हमारे भी वीरेंद्र चतुर्वेदी हमारे महासचिव हैं, उनके भाई कहीं गांव में थे, उन्होंने अचानक कहा कि भैया हमको ये गड़बड़ हो गया है। इनके बड़े भाई थे, भैया ये गड़बड़ हो गया कि हमारी बिल्कुल कमर से उठ नहीं पा रहे हैं हम, और कल हमको कचहरी जाना है, हमारा केस लगा हुआ है, अब तो बढ़िया वो है। तो उन्होंने हमको फोन किया कि इसको बता दो ये। तो हमने कहा अच्छा कुछ मत करिए, उनसे कहिए मटर लगा दे। और वही स्पाइन का हम लोग बता दिया कि यहाँ दोनों हाथ को ऐसे करके, यहीं से बताना था कि वो गांव के आदमी को ऐसा, थेरेपिस्ट थोड़ा थे, मटर लगा दीजिए और उसको किसी से बांध दीजिए, किसी कपड़े से या टेप से, जो भी। अब टेप कहाँ रहा हो गाँव में?
उन्होंने किसी तरह बांधा और बांध करके, और वो ना सवेरे उनका फोन आया उनके पास, कभी ये जादू कर दिया तुमने, तो कहेंगे जादू क्या हुआ, काय मारा, तो सर बिल्कुल कमर पर ठीक हो गई है, हम जा रहे हैं कचहरी, वहां से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये आपको बढ़ने का प्रेरक होता है, प्रेरणा देता है, सपोर्ट देता है। आपको लगता है कि हम लोगों ने तो कोई कुछ किया भी नहीं, ना हाथ लगाया ना पैर लगाया, कुछ लगाया, यहीं से बता दिया। उन्होंने कितना किया, लेकिन कुछ परसेंटेज जो भी किया होगा उन्होंने, उससे उनको फायदा मिला। यही हमारी सफलता है, थेरेपी की सफलता है। और खेमका सर की किताबों में इतना ज्ञान भरा है, इतना ज्ञान भरा है कि आप उसका, कोई भी विद्वान से विद्वान आज की डेट में, सारे विद्वान लोग जितने भी विद्वान होंगे 10% से भी नहीं जाते, 10% होंगे विद्वान से विद्वान। ज्ञान अथाह सागर है। टंग डायग्नोसिस उनकी इतनी बेस्ट है, एक केवल 10 मिनट के अंदर जो हमको बताया है, कमरिया साहब ने हम लोग क्लास में बताया कि देते थे दवा, लगाया, कहते पॉइंट लगा के आइए और 10 मिनट हमको बता के जाइएगा। और बता के जाने में उन्होंने कहा कि 50% मिनिमम था। वहां से लगा के आया और 10 मिनट तो रुका होगा, कितना रुका होगा, लगाया, लगाने के बाद 10 मिनट तो रुका होगा वहां जाते हुए बताने के लिए, और उसका 50% मिनिमम था कि इतना परसेंट ठीक हो चुका है, 50% ये था उनका। तो ये डायग्नोसिस है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमको वहां पहुंच, हमको इससे, हमको वो आदर्श के रूप में रखना है कि हमको ऐसा ट्रीटमेंट करें कि हम मानवता की सेवा कर सकें। कंसेप्ट होना चाहिए, बिना ईर्षा, बिना लाग लगाओ, बिना किसी डर, बिना किसी भय, बिना किसी चिंता, कर्म करते जाना है। माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप। तो चलिए, हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ये वीडियो है ना, वो ओपन नहीं हो रही, रिकॉर्डिंग वाली। अच्छा ठीक है, बता दीजिए, ग्रुप में डाल दिया करो। आप तो ग्रुप में आप लोग ऐड हो गए हो। हाँ, शाम को जो वीडियो भेजी थी ना, रिकॉर्डिंग, कल की रिकॉर्डिंग। हाँ, तो स्टडी ग्रुप में डाल दिया करिए। अच्छा सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। जी सर। स्टडी ग्रुप बना हुआ है, सब लोग आप लोग जोड़ दीजिए। प्रतिमा राम। हाँ हाँ सर, है, हाँ है। सर। हाँ, वो स्टडी ग्रुप है, उसमें आप यही वहां बंद कर दिया कि वहां गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं, जो कुछ कहना हो यही करिए। वो उसको सेव करिए, नहीं तो मान लीजिए कोई डालना चाहते हैं तो वो बीच में गुम हो जाएगा। तो इसमें आप स्टडी ग्रुप सेमेस्टर 1 की बन गई है, उसमें डालिए जो डालना, जो आपको कहना हो कहिए, तो ताकि सारे लोग लाभान्वित उससे हो। ठीक है जी सर, ओके ओके सर। आप लोगों को हम लोगों ने डाल दिया है, डालने की कोशिश किया है। फैकल्टी में जो मांग रहे हैं उनको हम दे दे रहे हैं। फैकल्टी को हम लोग सीधे नहीं डाला भी, फैकल्टी में जिनका मिल गया हम उनको मांग रहे हैं वो दे देंगे। जिसको चाहिए वो बता देगा, उसी ग्रुप में बता देंगे, डाल देंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर, नमस्ते सर। थैंक यू सर।